अभी 2 दिन पहले हमने टाटा कैपिटल पर वीडियो बनाया उनके आईपीओ पर, और सारे कमेंट्स में यही बोल रहे थे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर बनाइए। वैसे कोई प्लान नहीं था हमारा, कमेंट्स ज़्यादा आए तो रिसर्च टीम ने भी सीरियसली ले लिया बात को, उठा ली डीआरएच पे रिसर्च शुरू किया। शुरू करती पहली चीज़ जो पता चली वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और शॉकिंग भी, कि कंपनी के आईपीओ डॉक्यूमेंट्स खुद कह रहे हैं कि जिस पेरेंट कंपनी पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पूरी तरह से डिपेंड है, उसी पेरेंट कंपनी के साथ इस कंपनी का कोई भी एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? मतलब आईपीओ डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये पेरेंट कंपनी इंडिया में किसी भी कंपटीटर को खड़ा कर सकती है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के खिलाफ। तो इतना बोल्ड और ट्रांसपेरेंट स्टेटमेंट मिलना आईपीओ डॉक्यूमेंट में बड़ा रेयर है, जनरली कोई ऐसे बताता नहीं है। तो यहाँ पर क्रेडिट तो देना पड़ेगा इन्हें ट्रांसपेरेंसी के लिए, सही मायने में वो ट्रांसपेरेंसी इन्होंने रखी है। और मेरे हिसाब से आईपीओ जो है वो दवाई की तरह है, बिना सोचे समझे लोगे तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इसी आईपीओ के डीआरएचपी का डिटेल्ड एनालिसिस और ज़बरदस्त सिंपल एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देखिए, ये चीज़ खत्म नहीं होती तो अगली चीज़ पता चली है कि जो भी इस आईपीओ से प्रोसीडिंग मिलेगी, जो भी पैसा आ रहा है, वो कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए या फिर कंपनी अपने फायदे के लिए यूज़ नहीं करने वाली। ये सारा पैसा कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास जा रहा है, यानी कंपनी को इस आईपीओ का या फिर इन पैसों का कुछ भी फायदा नहीं है। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो Hyundai इंडिया ने की, कि सारा पैसा प्रमोटर्स के पास चला गया जो साउथ कोरिया में बैठे हैं, कंपनी में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, और वहाँ पर तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी ढीले ढाले से थे। इस कंपनी में कैसे है, आज के इस वीडियो में करेंगे बात। इसके साथ ही इनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इनका फाइनेंशियल ओवरव्यू, रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या इनके रेड फ्लैग्स हैं, और साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन, कि क्या ये आईपीओ पैसा लगाने लायक भी है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस आज के वीडियो में हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली बात, एलजी का नाम सबने सुना होगा, आपके घर में कभी ना कभी इनका प्रोडक्ट्स जरूर होगा। लेकिन जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1997 में ये कंपनी स्टार्ट हुई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। इंडिया के हर शहर, हर गांव में एलजी अपने रेफ्रिजरेटर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी इन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। 28 साल का तजुर्बा इन्हें है। इंडिया में सबसे वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 35,000 से ज़्यादा B2C टच पॉइंट्स और 1006 सर्विस सेंटर्स इनके हैं। बड़ा कमाल का काम है। और मेक इन इंडिया के चलते कंपनी फिलहाल इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अब अगली चीज़, प्रोडक्ट्स तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन इनका मार्केट शेयर कितना है? तो पैनल टीवी में इनका 27.5% का मार्केट शेयर है। वॉशिंग मशीन में तो ये 33% पर है। उसके बाद जो फ्रिज है आपका, वहाँ पर भी लगभग 30% इनका मार्केट शेयर है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, इसमें इनका 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, मोनोपोली पकड़ लो आप। स्टेनलेस स्टील टैंक वाले वाटर प्यूरीफायर है, उसमें 40% मार्केट शेयर है। और एसी में इनका फिलहाल 20% का मार्केट शेयर है। यानी जो प्रोडक्ट्स ये ला रहे हैं वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। तो ऐसे में आपको यही लगेगा कि अगर मैं रेवेन्यू वाइज जाऊँ तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू इंडिया में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हो, सैमसंग यहाँ पर काफ़ी ऊपर है, और सैमसंग और एलजी के बीच का फासला काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा किस लिए? तो सैमसंग स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि एलजी नहीं करता। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आता है 2 नंबर पे, फिर आता है गोदरेज, फिर आता है हैवेल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उनका 74-75% रेवेन्यू होम अप्लायंसेस और एयर सोल्यूशन से आता है, और बाकी जो 25%-26% रेवेन्यू है वो होम एंटरटेनमेंट से आता है, जैसे कि टेलीविजन, मॉनिटर वगैरह वगैरह। और साथ ही एक चीज़ आपको बता दूं कि बिजनेस के साथ साथ प्रोडक्ट इनोवेशन में भी ये लोग आगे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि इंडिया में इन्वर्टर एसी सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किए हैं तो वो है एलजी। साथ ही पहले वाटर प्यूरीफायर में प्लास्टिक टैंक यूज़ किया जाता था इंडिया में, वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का टैंक अगर किसी ने लाया है तो वो एलजी ने लाया है। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हो इनकी बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस की। और एक चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अपने 97-98% प्रोडक्ट्स ये इंडिया में ही आज बनाते हैं। नोएडा में इनकी फैक्ट्री है, पुणे में है, अब आंध्र प्रदेश में भी 5001 करोड़ का नया प्लांट ये ला रहे हैं। वहीं पर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो 54% रॉ मटेरियल इंडिया का है, बाकी अलग अलग जगह से ये सोर्स कर रहे हैं। और एक चीज़ भी आपको बता दूं कि मोबाइल फ़ोन छोड़कर अपने सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को या फिर थर्ड पार्टी को ये नहीं देते। और इनके जो प्लांट्स है, फैक्ट्रीज है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बड़ी तगड़ी है। साल 2025 में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की इनकी कैपेसिटी है, यानी कि हज़ारों प्रोडक्ट्स रोज़ाना यहाँ पर बनते हैं। अब ये तो गई प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस की बात। अब इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपने स्मॉल केस लॉन्च किए हैं। 2 है हमारे, पहला है इकाशी वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा है इकाशी इमर्जिंग इंडिया। वैल्यू इन्वेस्टिंग मार्केट में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करता है, 12 to 15 स्टॉक्स। इमर्जिंग इंडिया ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करता है जो आगे चल के कल का भारत बिल्ड करेंगे, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे सेक्टर्स में अच्छे वैल्यूएशंस पर कंपनी ढूंढना। यहाँ पर हम जो इमर्जिंग सेक्टर्स की कंपनीज हैं उसमें से भी अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो सही वैल्यूएशन पर भी हो। तो ये दोनों भी थीम्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे लाने का मकसद ये था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और उस तरह का कोई यहाँ पर मुझे मॉडल पोर्टफोलियो मिला नहीं।
कि जो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस कर रहा हो, तो हमने वो किया। और इमर्जिंग सेक्टर्स में हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में भी हम जा रहे हैं और जो हाई ग्रोथ है उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारे 2 स्मॉल केसेस। इन्हें सब्सक्राइब करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कुछ भी डाउट आपके दिमाग में है, तो ये 2 नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं, बेझिझक इन्हें कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर इस लॉन्च ऑफर में हमारा डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पर यूट्यूब फैमिली को फ्लैट 30% का डिस्काउंट इस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है विद द कूपन कोड FAM30 FAM30। तो ज़रूर इन स्मॉल केसेस को चेकआउट कीजिए। वैसे भी मार्केट अभी अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है, तो जितने कम वैल्यूएशन पे आपको चीज़ें मिले उतना बेटर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर देखा जाए तो इनका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 2023 में ये 20,000 करोड़ था, फिर 21 हुआ, अभी 24,000 करोड़ के करीब है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो लगभग 1300 करोड़ था 2023 में, अब ये चला गया है 2200 करोड़ पर। तो रेवेन्यू वाइज देखे तो पिछले 2 सालों में कुल मिलाकर इन्होंने टोटल सिर्फ 20% की ग्रोथ दिखाई है, जो एक कंसर्न तो है। और जून के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखें और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो यही मोमेंटम जारी है, उसमें कुछ खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी है। अब देखिए, किसी कंपनी का अगर रेवेन्यू बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो रेवेन्यू का बढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ पर तेज़ी से नहीं हो रहा है। अगर इंडिया में जो लिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं उनकी बात करें, कंपनी के थोड़े कंपटीटर्स की बात करें, तो रेवेन्यू वाइज LG इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल सबसे ऊपर है विद द रेवेन्यू ऑफ 24,000 करोड़। फिर नंबर 2 पर आता है हैवेल्स का 21,000 करोड़ का रेवेन्यू है। फिर आता है वोल्टास, फिर आता है वर्लपूल और फिर ब्लू स्टार। वहीं पर अगर कंपनी के पी रेशो को देखा जाए तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो रखा है 37 के आसपास। और वही अगर हम कंपटीटर्स की बात करें तो उसके सारे कंपटीटर्स के जो पी रेशो है वो उससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना भी ज़रूरी है कि कंपनी के कुछ कंपटीटर्स कंपनी से तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो कुछ उतनी अच्छी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। और इसी के चलते अगर आप देखें तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी फिलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, 12-13% का चल रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे ही IPO का लास्ट डेट आएगी तब तक ये और भी कम हो सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज कुछ खास मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अब तक अगर देखें तो कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, लेकिन ग्रोथ एक पहला कंसर्न है, रेवेन्यू ग्रोथ। सेकंड कंसर्न है कि वैल्यूएशन, कि आपकी जब ग्रोथ स्लो हो रही है तो आपको एक थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखना चाहिए था। नेक्स्ट है कंपनी के रिस्क फैक्टर्स को समझना। तो कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हम आपके सामने रखते हैं जो उन्होंने DRHP में मेंशन किए हैं। देखिए, इनका अपने जो प्रमोटर है उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, चाहे टेक्नोलॉजी को लेके हो, डिज़ाइन को लेके हो या फिर लाइसेंसिंग के लिए लेकर हो। यानी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की जो भी मांगे हैं वो उन्हें अपने पेरेंट कंपनी से ही पूरी करनी पड़ती है। और इसी के चलते कंपनी को एक बड़ी पेमेंट अपने पेरेंट कंपनी को देनी पड़ती है रॉयल्टी के नाम पर। आप यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस लिस्ट में रॉयल्टी देख सकते हो। अब ये रॉयल्टी क्या है कि पेरेंट कंपनी आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, डिज़ाइंस प्रोवाइड कर रही है, उसके चलते पेरेंट कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से कुछ रॉयल्टी मांगती है। और इस रॉयल्टी की बात करें तो 2025 के जून महीने तक अलग अलग पीरियड्स में 117 करोड़, 121 करोड़, लगभग कुछ टाइम 500 करोड़, 300 करोड़ इस तरह की पेमेंट्स गई है। और ये रॉयल्टी एक एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के बेसिस पर होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंस इनकी पेरेंट कंपनी पर ज़्यादा है, इस IPO के बाद भी जो इनकी साउथ कोरिया की पेरेंट कंपनी है उनके पास LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का 85% स्टेक अभी भी है। तो फ्यूचर में चाहे तो ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हैं जो इंडियन शेयर होल्डर्स के फेवर में ना हो। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि इनका पेरेंट कंपनी के साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है। आगे चल के उनकी पेरेंट कंपनी साउथ कोरिया की जो है उसे लगता है कि हमें इंडिया में और एक LG की कंपनी लॉन्च करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। फिर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया उस LG की दूसरी कंपनी के साथ लड़ेगी और फिर आपके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कुछ ये बड़ी रिस्क है। तो बेसिक सी चीज़ है कि आप पेरेंट कंपनी पर इतना ज़्यादा डिपेंड है हर एक चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, लाइसेंसिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक अग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं है तो शेयर होल्डर्स के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पेरेंट कंपनी है इसके पास एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ कम्पीट कर सकती है। और इस कंपनी का नाम है हाईएम सेल्यूटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी साउथ कोरिया के LG की इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडरी है। और अभी ये कंपनी सिर्फ LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को ही स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन फ्यूचर में चाहे तो ये कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को भी कम्पीट कर सकती है अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और उन्हें एक्सपांड करके। तो लगभग 11,000 करोड़ का ये IPO नहीं बल्कि ऑफर फॉर सेल है, जिसका सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। और कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी फिलहाल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी ने पूरा मार्केट कुछ इस तरह से कैप्चर कर लिया कि अभी ग्रोथ के लिए काफ़ी लिमिटेशंस है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी कुछ नया इनोवेट नहीं करती है
नई चीज़ों में एंट्री नहीं करती और वहाँ पर अच्छा खासा मार्केट शेयर ग्रैब नहीं करती, तब तक यहाँ पर बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव्स हैं। तो ऐसे में सोच समझकर और अपना रिसर्च करके ही इस IPO में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो मोटा मोटी कहूँ तो जो भी फॉरेन कंपनीज आ रही है, पर्टिकुलरली साउथ कोरिया वाली, Hyundai ले लो, LG ले लो, ये लोग मुझे नहीं लगता कि इंडियन शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं। इनका गोल यही है कि अब मार्केट से धीरे धीरे लिस्ट करके अपना पैसा निकाल लो साइड में, और फिर ऐसे टाइम में निकालो जब कंपनी की ग्रोथ भी खत्म हो चुकी हो। Hyundai की बात करें तो IPO के टाइम मैंने बताया था आपको कि कंपनी में कुछ बचा नहीं अभी। तो पिछले 1 साल में कंपनी का रेवेन्यू 3% से डाउन है और प्रॉफिट 12% से डाउन है, और ये मैंने IPO के टाइम भी बोला था कि कुछ है नहीं ग्रोथ को लेकर। सिमिलर चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखती है। तो अगर कोई साउथ कोरियन कंपनी अपनी इंडियन एंटिटी का IPO ला रही है तो आप हमेशा थोड़ा अलर्ट रहिए, बिकॉज ये जो ट्रेंड चल रहा है इनका, वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है और इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अब कोई भी बाहर से आएगा और कुछ भी करेगा और शेयर होल्डर्स, इंडिया के शेयर होल्डर्स आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। तो आपको भी ज़रूर इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए कि यार ये आप कुछ भी हमारे माथे पे थोप नहीं सकते। जब ग्रोथ थी तब आपने IPO नहीं लाया, जब ग्रोथ खत्म हो गई है तो प्रोमोटर सब IPO ला के अपना पैसा निकाल रहे हैं। बिजनेस में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी शॉकिंग। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो भी आपके सजेशंस पर ही बनाया गया है। फिलहाल फिनोवेशंस मलकापुर लोकेशन, जो कि जलगांव या फिर आपने अकोला अगर सुना होगा तो उसके पास में है, यहाँ पर हमने 2.5 एकड़ से एक ब्यूटीफुल कैंपस बना रहे हैं हम। वहाँ पर हम बहुत सारी हायरिंग्स कर रहे हैं डिफरेंट रोल्स के लिए। रोल्स स्क्रीन पर आप देख सकते हो, तो इन्हें भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है करियर पेज की, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। और हायरिंग रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसके लिए भी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इन्हें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।